नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं 3.2 हाउ पार्टिसिपेंट्स शो द मूवमेंट। आइए देखिए कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में शामिल अलग अलग सोशल ग्रुप्स कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के लिए मायने क्या थे, उनका मतलब क्या था। बॉक्स 1 में पढ़ते हैं टू द अल्टर ऑफ दिस रिवोल्यूशन वी हैव ब्रॉट आवर यूथ एज इंसेंस। यानी कि बहुत सारे नेशनलिस्ट को लगता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष के जरिए पूरा नहीं हो सकता था। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई एक मीटिंग में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। देश के अलग अलग भागों में कार्यवाही करते हुए HSRA ने ब्रिटिश पावर में कई सिंबल्स को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की गई जिसके लॉर्ड इरविन जिसमें सफ़र कर रहे थे उस ट्रेन को। जिस टाइम भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई उस टाइम उनकी उम्र सिर्फ 23 ईयर्स 23 साल की थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल की उपासना वो नहीं करते बल्कि समाज में रिवॉल्यूशन चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं। रिवॉल्यूशन क्रांति मैनकाइंड यानी कि मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। फ्रीडम हर एक इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेबरर्स ही सोसाइटी के सच्चे पोषक हैं। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना लेबरर्स का टारगेट है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका खुशी खुशी हंसते हंसते स्वागत करेंगे। रिवॉल्यूशन इस पर हम अपनी सारी चीज़ों को वापस लाए हैं क्योंकि इस महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा बलिदान भी कम है। हम सेटिस्फाई हैं और रिवॉल्यूशन के आने की उत्सुकता पूर्वक राह देख रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त बम कांड पर सेशन कोर्ट में दिया गया बयान है ये। गांव में पीजन कम्युनिटीज जैसे गुजरात के पाटीदार और यूपी के जाट आंदोलन में काफ़ी एक्टिव थे। कमर्शियल क्रॉप्स की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वो बहुत परेशान थे। जब उनकी कैश इनकम खत्म होने लगी तो उनके लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू चुकाना नामुमकिन हो गया था। सरकार लगान कम करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। किसानों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बढ़ चढ़कर समर्थन दिया। उन्होंने अपनी कम्युनिटी को एकजुट किया और एक बार जिनकी इच्छा नहीं थी वो मेंबर भी बहिष्कार के लिए मजबूर किया गया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ की लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। एज अ रिजल्ट जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि यार कोई हो तो नहीं रहा है तो खामखा क्यों पार्टिसिपेट करें। जो भी गरीब किसान थे वो सिर्फ लगान में ही कमी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों के जो पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और कैश इनकम गिरने लगी तो छोटे पट्टेदार यानी कि जो स्ट्रिप्स में ज़मीन के स्ट्रिप्स में काम करते थे उनके लिए ज़मीन का किराया चुकाना बहुत ही मुश्किल हो गया। वो चाहते थे कि उन्हें ज़मींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया जिनकी लीडरशिप अक्सर सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट के हाथों में होता था। रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स की नाराज़गी के डर से कांग्रेस नो रेंट यानी कि भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में पहले हिचकिचाती थी।
इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच रिलेशनशिप अनिश्चित यानी कि ठीक ठाक रही। बिजनेस क्लास की क्या हालत थी? उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में क्या रुख अपनाया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने भारी प्रॉफिट्स कमाया था और वो पावरफुल बन चुके थे। चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हैं। अपने बिजनेस को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी कॉलोनियल पॉलिसीज का विरोध किया जिनके कारण उनकी बिजनेस एक्टिविटीज में रुकावट आती थी। वो फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट से सुरक्षा चाहते थे और रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज में बदलाव चाहते थे जिससे इंपोर्ट में कमी आ जाए। बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI को बनाया गया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिरला जैसे जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडियन इकोनॉमी पर कॉलोनियल कंट्रोल का विरोध किया और पहले सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को सपोर्ट किया। उन्होंने मूवमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और इंपोर्ट गुड्स को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर बिजनेसमैन स्वराज को एक ऐसे युग में देखते थे जहां पर बिजनेस पर कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी और ट्रेड एंड इंडस्ट्री विदाउट कंस्ट्रेंट बढ़ सकेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फेलियर के बाद बिजनेस ग्रुप्स का उत्साह भी धीमा पड़ गया था। उन्हें मिलिटेंट एक्टिविटीज़ का डर था यानी कि वायलेंट का। वो लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के यंगर मेंबर्स में सोशलिज्म के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में नागपुर के अलावा और कहीं भी बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, वर्कर्स कांग्रेस से दूर जाने लगे थे। फिर भी कुछ वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में हिस्सा लिया। उन्होंने फॉरेन गुड्स के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ दिया था। 1930 में रेलवे वर्कर्स की और 1932 में डॉक वर्कर्स की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टिन माइंस के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार के खिलाफ अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को ऐड करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे इंडस्ट्रियलिस्ट मूवमेंट से दूर चले जाएंगे और एंटी इंपीरियल फोर्स डिवाइड हो जाएगा।